वेलकम टू आदर्श एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपका बेसिक लॉज का सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। इसमें आपका सबसे पहला हेडिंग है स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्टार कनेक्शन आपका या तो फिगर ए के अकॉर्डिंग बनाएंगे और या फिर फिगर बी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। दोनों ही के आपके स्टार कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड रहता है आपका डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन को आप या तो फिगर ए के अकॉर्डिंग बनाएंगे या फिर फिगर बी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहता है इस वाले पार्ट में। तो पहले हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए आपको स्टार वाला कनेक्शन गिवन है, ठीक है, और आपको डेल्टा में जाना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस डेल्टा को इस स्टार के ऊपर ही मैं अभी बनाता हूं डॉट डॉट करके। आर ए, आर बी, आर सी। ठीक है। आर ए का जो वैल्यू रहेगा वो कैसे निकालेंगे? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू अपॉन आर थ्री। इस तरीके से आप आर ए की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अब आर बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर बी इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री अपॉन आर वन। इस तरीके से आप आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आर सी इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री अपॉन आर टू। इस तरीके से आप आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब आप इन फॉर्मूलों को याद कैसे रखोगे, थोड़ा उस पर नजर मार लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको आर ए कैलकुलेट करना है कि आर ए कैसे निकालेंगे डेल्टा का। तो आर ए के साथ में आर वन और आर टू क्या बनाते हैं? पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो इनको अलग अलग ऐड करना है। आर वन, देखो यहाँ पे आर वन प्लस आर टू प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, और रिमेनिंग जो थर्ड वाला है उसको आप ऑन में लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपको आर बी निकालना है। आर बी के लिए क्या करेंगे? आर बी इक्वल टू आर बी के साथ में कौन कौन ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है? आर टू और आर थ्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो आर टू देखिए यहाँ पे प्लस आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री और अपॉन में जो रिमेनिंग वाला है आर वन। अब ऐसे ही आपको आर सी जब कैलकुलेट करना है, आर सी कैसे करेंगे? आर सी के साथ में आर वन आर थ्री ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री अपॉन आर टू। इस तरीके से आप आर ए आर बी आर सी तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो हम लोग स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब जैसे कि हम स्टार हमें गिवन है और डेल्टा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है? जब भी आप स्टार से डेल्टा में यहां से जा रहे हो तो ये बात आपको याद रखनी है कि मान लीजिए ये मैं यहाँ पे दो टर्मिनल बनाता हूं। ये आपका कैपिटल ए, ये बी और ये सी। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाता हूँ टर्मिनल ए, बी, टर्मिनल सी, ए बी सी मैंने यहाँ पे बनाया। मान लीजिए आप यहाँ पे सप्लाई देते हो, ठीक है, उसी तरीके से आप ए और बी के बीच में यहाँ पे सप्लाई देते हो, तो सप्लाई को रास्ते में उतना ही रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में नजर आना चाहिए। तभी तो आप बोलोगे कि स्टार और डेल्टा बिल्कुल एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन है। ए और बी के बीच में जब सप्लाई दोगे तो उसको रेजिस्टेंस उतना ही नजर आना चाहिए
इतना यहाँ पर ए और बी के बीच में होगा, तभी जाकर के दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्टार के बराबर कितना डेल्टा हमें बनाना पड़ेगा, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको डेल्टा गिविंग था, स्टार आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आर ए, आर बी, आर सी, आर वन, आर टू, आर थ्री। तो जब भी आपको स्टार से डेल्टा कैलकुलेट करना है तो इसके क्या करिए, इसके अंदर मैं स्टार को बना लेता हूँ डॉट डॉट करके। ये आर वन, आर टू, आर थ्री, ठीक है। अब ये आर वन है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर ए, आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। आर टू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर टू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर ए, आर बी अपॉन आर ए, आर बी प्लस आर सी। आर थ्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर बी, आर सी अपॉन आर ए, आर बी प्लस आर सी। इस तरीके से आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करेंगे। अब इनको याद कैसे रखेंगे, और ये मैंने बीच में क्यों बनाया, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको R1 कैलकुलेट करना है स्टार का, तो R1 के दोनों तरफ कौन कौन है, RC और RA। तो दोनों को ऊपर लिखेंगे RC और RA अपॉन नीचे तीनों का एडिशन RA, RB, RC। वैसे ही जब आपको R2 कैलकुलेट करना है तो R2 के दोनों तरफ कौन है, RA, RB। तो RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। जब आपको R3 कैलकुलेट करना है, R3 के दोनों तरफ कौन है, RB है और RC है। तो RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो इस तरीके से आप डेल्टा टू स्टार में चले जाएंगे। यहां पर भी मतलब सेम है। मान लीजिए दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। यहां पर आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा, मान लीजिए ये आपका R डैश है। वैसे ही ये दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए, सेम टर्मिनल है, सेम टर्मिनल ए और बी। यहां पर भी आपको सेम रेजिस्टेंस ही नजर आना चाहिए, तब जाकर के कहोगे कि डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क मैनिपुलेशन फॉर इजी एनालिसिस। नेटवर्क मैनिपुलेशन फॉर इजी एनालिसिस। देखिए मान लीजिए ये आपका फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स है V, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, ये दो टर्मिनल है,
और ये कोई यहाँ पे नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या नेटवर्क होगा, हम केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। अब यदि आप ये कोई सर्किट यहाँ पे है, कोई भी सर्किट है, यदि आप इस पैरेलल रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा भी दे तो इस सर्किट के ऊपर, जो यहाँ पे ये वाला सर्किट है, इस सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट क्या है, फिक्स है। ठीक है। और ये पूरा सर्किट भी इस वोल्टेज के पैरेलल है, तो इतना ही वोल्टेज इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जाएगा। इसलिए इस रेजिस्टेंस को हटाने पर भी इस सर्किट के परफॉर्मेंस या इस सर्किट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सो अब हम इसको क्या लिखेंगे, सो द रजिस्टर पैरेलल टू वोल्टेज, द रजिस्टर पैरेलल टू वोल्टेज source can be simply omitted, voltage source can be simply to omitted, मतलब आप इसको इजीली हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है कि इसको हटाने से सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगली चीज हम लोग और समझते हैं, सेकंड, रजिस्टर इन सीरीज विद अ करंट सोर्स। अब तक तो वोल्टेज इन पैरेलल था, अब रजिस्टर इन सीरीज विद करंट सोर्स, रजिस्टर इन सीरीज विद करंट सोर्स। एक रेजिस्टेंस है और ये आपका करंट सोर्स है कोई आई, ये इसके दो टर्मिनल है वहां, ये कोई भी सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। अब आपने इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया, सेम सर्किट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आप इस रेजिस्टेंस में को हटा देते हैं तो सर्किट की परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। सर्किट की सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी, कारण इस रेजिस्टेंस के बाहर भी करंट कितना है, आई है। इस रेजिस्टेंस को लगाओ चाहे ना लगाओ, करंट सर्किट में आई ही जा रहा है, यहाँ पर भी करंट सर्किट में आई के बराबर ही जा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस को हटाने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो resistance can be easily omitted, ठीक है। आप रेजिस्टेंस को यहां से हटा सकते हैं, सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगली चीज समझते हैं, थर्ड नंबर, ब्रिज नेटवर्क, can be simplified as, can be simplified as
इफ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है ना। यदि इस सर्किट में R1 अपॉन R2 का रेशियो बराबर है R3 अपॉन R4, तो ऐसे सर्किट में जो ये R है आप इसको यहां से गायब कर सकते हैं। ये सिंपल नेटवर्क आपका इस तरीके से बन जाएगा। बी और ये इजीली क्या हो जाएगा दोनों ही, R1 R2 R3 R, ठीक है। इसे कहते हैं बैलेंस ब्रिज। ये हम लोग EMI में देखेंगे। अभी केवल अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो उसको सॉल्व करने में आसानी रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यदि R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4, इसे कहते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन। ये हम लोग मेजरमेंट में बड़े आराम से समझेंगे। बैलेंस ब्रिज कंडीशन, तो यदि आपका बैलेंस हो जाता है ब्रिज, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को आप गायब करके सर्किट को सिंपल बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा बैलेंस ब्रिज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है करंट फ्लो बिटवीन टू सेपरेट नेटवर्क। फोर्थ, करंट फ्लो between two separate network। मान लीजिए ये कोई एक नेटवर्क है और ये कोई नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 1, ये आपका अलग अलग है, फर्स्ट केस, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, नेटवर्क नंबर 1 को नेटवर्क नंबर 2 से एक सिंगल लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आप सिंगल लाइन से कनेक्ट करेंगे उस केस में इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, I इक्वल टू 0 रहेगा। क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, जब एक जाने का पाथ अवेलेबल हो और एक आने का पाथ अवेलेबल हो। सेकंड केस में आप क्या करते हैं, इन द सेकंड केस मान लीजिए फर्स्ट नेटवर्क है, ये आपका सेकंड नेटवर्क है। अगर आप दो वायर से इसको कनेक्ट करते हैं तो एक वायर से आपका करंट सर्किट में जाएगा और दूसरे वायर से करंट आपका सर्किट में वापस लौट आएगा, ठीक है। तो सिंगल वायर अगर लगाएंगे तो 0 आएगा, डबल वायर लगाएंगे तो एक वायर से जितना करंट जाएगा सेकंड वायर से उतना ही करंट वापस आ जाएगा। सो दिस इज करंट फ्लो बिटवीन टू सेपरेट नेटवर्क। अब हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं बेसिक लॉ के बारे में, KCL KVL ओम्स लॉ के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं कि कब ये एप्लीकेबल होंगे कब नहीं होंगे। सो फैक्ट्स अबाउट फैक्ट अबाउट KCL KVL एंड ओम्स लॉ। पहला चीज क्या कहते हैं, KVL KCL लंप्ड सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। KCL KVL KCL assume that the circuit is lumped ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है,
यदि आपका सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड है तब केसीएल केवीएल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इफ सर्किट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट वैलिड। थर्ड चीज क्या होती है, ओम्स लॉ आपका दोनों केस में वैलिड होता है। तो यहां पे लिखेंगे ओम्स लॉ वैलिड इन लंप्ड as well as distributed network। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सो वी कंक्लूड दैट KCL KVL valid for lumped network, लीनियर नेटवर्क, ABCD करके देखते हैं, लंप्ड नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नो लीनियर नेटवर्क, टाइम वेरिएंट नेटवर्क, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्क, पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्क। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि केसीएल केवीएल कहाँ कहाँ वैलिड होते हैं, तो ये केवल लंप्ड नेटवर्क में, लंप्ड सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और अगर आपका आता है लीनियर नॉन लीनियर करके, तो ये लंप्ड, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, पैसिव, एक्टिव सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं। केवल ओम्स लॉ होता है जो लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों में वैलिड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग इन दोनों चैप्टर को मिला के पूरी एक एक्सरसाइज करेंगे और आप इन वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।